अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। मरीम नवाज़ का पंजाब के अंदर माशाल्लाह काला कानून या अंग्रेज़ कानून ये कैसे काम करेगा, किस किस के ख़िलाफ़ काम करेगा, इसकी मैं आज आपको तफसील बताऊंगा। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमने खबर देखी थी कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पीटीआई को रजिस्टर किया जाए और बल्ले का निशान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला कैंसिल कर दिया। ये हुआ क्या है और मज़ीद भी खबरें हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पंजाब के अंदर शरीफ ख़ानदान या मरीम नवाज़ का मार्शल लॉ। पंजाब के अंदर पिछले कई माह से जब ये गवर्नमेंट आई है तो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब वो सीसीडी हो, वो 3 MPO हो, दफ़ा 144 हो या पेरा फोर्स हो, सीसीडी के ज़रिए पंजाब के अंदर मावराए अदालत कई 100 कत्ल किए गए, लेकिन उनका ताहाल किसी से कोई भी जवाब नहीं तलब किया गया। कई बेगुनाह लोग भी इसके अंदर मारे गए जिनके ख़ानदान आज भी इस इंतज़ार में हैं कि हुकूमत वक्त बदले तो शायद उनकी कोई सुनवाई हो। हमने देखा कई लोगों के कत्ल हुए लेकिन कोई जवाबदेह नहीं। पीरा फोर्स को लाया गया, पीरा फोर्स से लोगों का माशी कत्ल किया गया। गरीब लोग जो चौक चौराहों के ऊपर रेडियां लगाकर रोज़गार चंद पैसे कमाकर अपने बच्चों को रोटी खिलाते थे, उनकी शदीद तजलील की गई। किसी को गिरबान से पकड़ा गया, किसी के ऊपर थप्पड़ों की बारिश की गई और किसी को टांगों से घसीट कर गाड़ियों के अंदर लाया गया। हमने वीडियोस देखी जिसमें शहरियों की तजलील की गई, उनको बेइज्जत किया गया, उठाओ अपना सामान निकलो यहाँ से, इस तरह के भी हमने अल्फाज देखे। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानियों को बिलखसूस पंजाब के अंदर लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इनको मुतारिफ करवाई गई। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कानून बनता है वो यूज़ से पहले मिस यूज़ किया जाता है। उसकी मिसाल आप ले लें 3 MPO का कानून। DCO लेवल का एक बंदा किसी भी शख्स को 3 MPO के तहत नज़रें जो है वो सलासल पाबंद सलासल कर सकता है, नज़र बंद कर सकता है उसको, और वो जेल के अंदर भी जा सकता है। फिर अगर हम दफ़ा 144 देखें तो कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो खा अपोजिशन कर रही हो, किसान कर रहे हो, टीचर्स कर रहे हो या कोई ग्रुप कर रहा हो, उनके ऊपर दफ़ा 144 लगाकर उनको शदीद किस्म का टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा किया जाता है और गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। इस सब से जब पेट नहीं भरा तो मरीम नवाज़ अब पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगाना चाह रही हैं, अपना अंग्रेज़ का काला कानून। अब ये कानून क्या है, क्या क्या सज़ाएं होंगी, मैं आपको इसका डिटेल में बताता हूँ। पहले तो ये जो कानून है इसके अंदर आप ये देख लें कि ये किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा। इसके अंदर क्या क्या, इसकी जो दफ़ा 6 है उसके अंदर 30 इस किस्म की चीज़ें बताई गई हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो वो शख्स इस कानून के ज़ुमरे में आता है। इसको गुंडा एक्ट आप कहें या आप इसको बदमाशी एक्ट कहें, गवर्नमेंट का, स्टेट की आप इसको बदमाशी कह लें। इसके अंदर चीज़ें क्या होंगी, ये हर उस शख्स के ऊपर ये कानून लागू होगा जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाएगा, माशरे मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होगा, नफ़रत आमेज़ तकारीर करेगा, इश्तियाल आमेज़ मवाद शेयर करेगा, ब्लैकमेलिंग और धमकियाँ देने वाले, हथियारों की नुमाइश करने वाले, ख़वातीन को हरासा करने वाले, पब्लिक में गैर यानी कि अरियाँ जो हरकतें हैं वो करने वाले, जुए और शराब के कारोबार करने वाले और जाली दस्तावेज़ात जो है वो तैयार करने वाले। अब इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं, वो हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, मुआशरा मुखालिफ सरगर्मियाँ, नफ़रत आमेज़ तकरीर और इश्तियाल आमेज़ मवाद शेयर करना। हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होती है वो नफ़रत आमेज़ तस्वुर की जाती है। हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होती है इश्तियाल आमेज़ करार दी जाती है। और हर वो चीज़, हर वो खबर जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाती है उसको अफवाह करार दे दिया जाता है। इस कानून के तहत इन तमाम चीज़ों के ज़मरे में जो भी शख्स आएगा उसके ख़िलाफ़ सरकारी अहदेदार, पुलिस वाला या आम शहरी दरख्वास्त दे सकता है। अब वो दरख्वास्त दे दी जाएगी, अब वो सरकारी अफसर भी दे सकता है, पुलिस वाला खुद भी जो पुलिस के इदारा है वो भी उसके खिलाफ दरख्वास्त दे सकता है। उसके बाद एक कमेटी होगी, वो कमेटी भी इन सरकारी अफसरान के ऊपर ही होगी और उस कमेटी के अंदर ज़िले के रिटायर्ड सेशन जज, सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं और ज़िला का असिस्टेंट कमिश्नर, AC लेवल का जो बंदा है वो कमेटी बनाएगा। जो कंप्लेन होगी उस शख्स को बुलाया जाएगा, उसको सुना जाएगा, फिर ये कमेटी तय करेगी। यानी कि एक सरकारी अफसर, एक पुलिस वाला दरख्वास्त देता है कि इस शख्स के खिलाफ ये एक्ट जो है वो इसके ऊपर लागू किया जाए, उसी के पेटी भाई दूसरे सरकारी अफसरान जो हैं, दूसरे जो पुलिस अफसरान हैं वो उसकी सुनवाई भी करेंगे। इंटेलिजेंस कमेटी होगी, फिर वो तय करेगी कि आया कि ये शख्स जो है वो इसके ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। अगर उसके ऊपर वो लॉ इंप्लीमेंट होता है तो उस लॉ के तहत
आपको बाहर जाने से रोका जा सकता है, पासपोर्ट CNIC आपका जब्त हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, आपकी गाड़ी होगी, मोबाइल फ़ोन होगा जब्त हो सकता है, आपकी सिम ब्लॉक हो सकती है, फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको एंकल डिवाइस भी कहा जाता है, आपके पाँव के अंदर, हाथ के अंदर, बाजू पे वो डिवाइस पहना दी जाएगी, GPS ट्रैकिंग भी होती है वो। उसके बाद आपकी प्राइवेसी ख़त्म। गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर सकती है, गवर्नमेंट आपको सुन सकती है, गवर्नमेंट आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सकती है। इस तरह से आपको गुलाम बना लिया जाएगा। अब इस कानून के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जनाब सुने। जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन जब्त, लैपटॉप, कंप्यूटर आपका, मोबाइल आपका जब्त किया जा सकता है, असला लाइसेंस मनसूख किया जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट्स भी आपके जो है वो फ्रीज किए जा सकते हैं। और इसके तहत दफ़ा 9 के तहत, यानी कि ये दफ़ा 7 है, दफ़ा 6 में वो कानून बताया गया, दफ़ा 7 के तहत ये सारा कुछ हो सकता है। दफ़ा 9 के तहत हर वो शख्स जो आदि मुजरिम होगा, जो जिसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज हुआ और चालान जमा हो गया, कोई मुलजिम 2 मरतबा किसी मुकदमे या मुकदमात में गिरफ्तार हुआ, या ऐसा शख्स जो मुसलसल इंसदाद समाजी रवैये में तारीफ करदा जराइम में बार बार मुलव्विस पाया गया, तो उसके ऊपर मजिस्ट्रेट जो है वो समरी ट्रायल के बाद आदि मुजरिम करार दे देगा, और उस आदि मुजरिम के लिए 3 माह के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो डिवाइस है वो उसको लगा दी जाएगी। फिर ये गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि वो तय करेगी कि ये 3 माह में सुधरा है या नहीं सुधरा। अगर नहीं सुधरा तो इसकी मियाद बढ़ा दी जाए 3 माह से 6 माह, 1 साल, 2 साल, फिर आप उसको लेकर चले जाएं, आप उसको ट्रैक करते रहें। इसके अंदर जो है वो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है अगर आप वो डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या आपको 1 से 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। और फिर इसके अंदर आपके DNA के जो सैंपल्स हैं वो भी इसके अंदर अब रखे जाएंगे उसके अंदर। अब मियां दाऊद साहब हैं, एडवोकेट हैं, वो ये लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब में ये बिल आइन में दिए गए, यानी कि जो हमारा आइन है उसमें दिए गए कम अज कम 13 जो बुनियादी आइन हैं, हकूक हैं बुनियादी, उनके जो 13 आर्टिकल हैं बुनियादी हकूक से मुतल्लिक की खिलाफ वर्जी है। अगर ये कानून लागू हो गया तो ये आइन का आर्टिकल 4 यानी कि मसावी कानून तहफ़्फ़ुज़, आर्टिकल 9 जिंदगी और आज़ादी का हक, आर्टिकल 10 गैर कानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, आर्टिकल 13 दोहरी सज़ा, आर्टिकल 14 इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, आर्टिकल 15 नकलो हरकत की आज़ादी, आर्टिकल 16 इकट्ठे होने की आज़ादी, आर्टिकल 17 सियासी सरगर्मियों की आज़ादी, आर्टिकल 18 कारोबार की आज़ादी, आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी, आर्टिकल 23 और 24 जायदाद खरीदने इस्तेमाल करने का हक की अमली तौर पर मुअत्तली होगा। बुनियादी हकूक हमेशा तब मुअत्तल होते हैं जब मार्शल लॉ लगाया जाता है, वरना कभी भी बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं किए जाते। अब ये कानून है जो पंजाब के लोगों से जीने का हक, सांस लेने का हक, बात करने का हक, बैठने का हक, कुछ भी करने का हक छीन लेगा। एक तरफ हमने पीका इंप्लीमेंट कराया हुआ है, जिसका दिल करता है हम उसके ऊपर FIR डाल देते हैं। अब इसमें मुकदमात की बात हुई कि जी एक भी जो है वो पर्चा हो गया, फिर दूसरा पर्चा हो गया, वो आदि मुजरिम तस्वुर होगा। पाकिस्तान में पर्चे ऐसे होते हैं, झूठे पर्चे, जैसे आंधी के अंदर शापर उड़ के आते हैं, यानी कि घर के बाहर सैकड़ों शापर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान में जब पर्चे होने लगते हैं, यहाँ पर हैंड पंप चोरी करने के ऊपर पता नहीं बड़े बड़े सियासतदाने के ऊपर किस किस तरह के झूठे पर्चे किए गए। अब ये एक लॉ लाया जा रहा है और इससे पाकिस्तान की, स्पेशली पंजाब की जो आवाम है, उसको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी शख्स आले शरीफ, खसूसी तौर पर मरियम नवाज के कंट्रोल में रहे, कोई भी शख्स मरियम नवाज के इस जाती मार्शल लॉ से बच ना सके। कोई उनकी ऊपर तनकीद करे, कोई उनकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद करे, कोई उनकी तर्ज सियासत के ऊपर तनकीद करे, कोई अपने हकूक के लिए एहतजाज करना चाहे, बोलना चाहे, वो तमाम हकूक आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपका सब कुछ आपसे वापस ले लिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, ये वो लोग हैं जो इंसानी हकूक की आवाज़ अलमबरदार बनते थे, ये वो लोग हैं जो आम पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने के अलमबरदार थे। और आज हर आम पाकिस्तानी, हर आम शहरी, खसूसन पंजाब के शहरी के हकूक जो हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि ये जो बिल है वो स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं उनके इल्म में नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाता है, वहाँ पेश होता है, वहाँ से पास होता है, और स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली वो कहते हैं ए की होया, ये मुझे क्यों नहीं पता, मैं कित्थे सा, मैनू क्यों नहीं दसिया इस बिल का,
ये वो अंग्रेज का बिल है कि स्पीकर पंजाब असेंबली के ही नॉलेज में नहीं है। अपोजिशन ने तवज्जो दिलाई तो उन्होंने कहा है इस तरह का भी कोई जो है वो बिल आ रहा है। हम मार्शल लॉ में देखते थे कि एग्जैक्ट इसी तरह होता था कि किसी फौजी मार्शल लॉ के खिलाफ जब बात होती थी उसको उठा लिया जाता था। और आज वही दौर जमहूरियत के अंदर लाया जा रहा है कि आप किसी के खिलाफ अगर बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, आपके हकूक खत्म हो जाएंगे, जायदाद, आपकी पर्सनल एसेट्स, आपकी प्राइवेसी, सब कुछ तबाह हो जाएगी। और ये कानून ला रहे हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले। तो तमाम मेरे जो मुस्लिम लीग नून के भाई हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों की बदौलत ये जो कानून है वो लाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत में आए बैठे हैं। इसलिए इनका ताल्लुक नहीं रहा कि अवाम क्या सोचती है, अवाम हमें इस बिल के बाद वोट देगी या नहीं देगी, उससे ताल्लुक नहीं रहा। और ये भी बातें चलती हैं कि जी जो असम्बली की मुद्दत है 28वीं तरमीम में वो 7, 8, 10 साल, इन तीन में से किसी एक जगह के ऊपर उसको बढ़ाया जा रहा है। और उसमें यह भी ज़ेर गौर मेरे ज़राए कहते हैं कि जी अभी शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं, चंद अरसे के बाद 3, 3.5 साल बाद, 4 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब को हटा के वोट दिलवा के बिलावल साहब को लाया जाएगा, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को बनवाया गया। और फिर वोटों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्शन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो काला कानून है जिसके तहत आप लोगों को ग़ुलाम बनाने की एक और कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर। आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन होने हैं जी, और लगभग 38 लाख लोग हैं, उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है। अब आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर किया जाए और इनको इनका बल्ले का निशान वापस दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फैसला है उसको कैंसिल कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब आप इसकी भी तफसील जो है वो सुन लें। अब आज़ाद कश्मीर में जो 38 लाख लोग हैं, उनमें से कितने लाख लोग हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर 2021 में पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई थी, और अब पीटीआई को पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी बैन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोग इनको वोट ना दे सकें। क्या ये जुल्म नहीं है? पहले पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया गया। जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ, किसी को बैंगन, किसी को आलू, किसी को कुछ निशान दे दिया गया, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए, मैसिव किस्म की मैंडेट का चोरी किया गया, मैसिव किस्म की रिगिंग की गई इलेक्शन के अंदर। फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और अब वही दोबारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ताकि यहाँ के लोग भी इमरान खान को, पीटीआई को वोट ना दे सकें, उनसे उनका वोट का हक छीना जा रहा है। और इस सब के अंदर खामोश हैं वो जमात जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, मुस्लिम लीग नून, और वो जमात जो गिलगित के अंदर जिसको महसूस हुआ कि आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, तो वोट को इज्जत दो का चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर नारा लगाया, हमारा हक हमसे छीना जा रहा है। ये दोनों जमातें हक छीन कर हुकूमत में बैठे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई के साथ हो रहा है उसके ऊपर भी नहीं बोल रहे, और जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था उसके ऊपर भी नहीं बोल रहे। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या इमरान खान को इससे फ़र्क पड़ेगा? क्या पाकिस्तान के लोगों को इससे फर्क पड़ेगा? लोगों ने बैंगन मूली को ढूंढ ढूंढ के वोट दिया था। इमरान खान को बंद करने के बाद, उनका इंतखाबी निशान छीनने के बाद क्या पाकिस्तान में खुशहाली आ गई? क्या बिजली पेट्रोल कम हो गया? क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट की अरबों डॉलर आ गए? क्या लोग आपसे खुश हो गए? क्या अवाम आपसे मुतमईन होगी? क्या यहां पर कानून का राइज हो गया? लोगों के फैसले कानून के तहत होने लग गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे मजीद हालात खराब होंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी 27 जुलाई को इलेक्शन होने, उसी के ऊपर जैक जो उनकी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है रावला कोर्ट में कि ये जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की, इनको ये तनाज़े को हल किया जाए। उस तनाज़े के सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले अचकज़ई साहब, खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज, शाहिद काकान अब्बासी साहब, ये लोग आज़ाद कश्मीर जाना चाहते थे कि हम वो जो एहतजाज कर रहे हैं हम उनसे बात करें। अगर उनकी जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, आइन के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक हैं, तो उनके पर डायलॉग किया जाए, उनसे बात की जाए। अगर वो गलत होंगे तो हम उनको मस्बत कोई राय देंगे, कोई तजवीज़ पेश करेंगे। वो जा रहे थे जनाब, और उनको भी रोक लिया गया। आज़ाद कश्मीर में उनको जाते हुए रोक लिया गया। अब वहां पर पुलिस ने कहा है कि जी हमने नाका लगा रखा है, आगे आपको नहीं जाने देंगे। पुलिस ने वहां पर उनको रोका हुआ। अब वहां पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में जाकर बात करना चाहते हैं कि एहतजाज क्यों है। अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट को रोक कर कोई मस्बत पैगाम नहीं दिया जा रहा। इन तमाम लोगों में अलामा साहब भी मौजूद हैं, सेनेट के अपोजिशन लीडर,
फिर अचकजई साहब भी मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, उनको कह रहे हैं कि आपको नहीं जाने देना हमने, आप क्यों वहां पर जाकर बातचीत करेंगे? क्या स्टेट ने ये तय कर लिया है कि अब हमने मारना है और कुछ भी नहीं करना? क्या कोई रास्ता नहीं है कि इस एहतजाज को कश्मीरियों की बात सुन के कोई एक मीडिएटर किस्म का तरीका अपना लिया जाए जिससे दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं वो खुश हो जाएं और आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन आ सके? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जब लाहौर आए, इनके ऊपर ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया गया, गाड़ियां इनकी तोड़ी गई। अब ये कश्मीर जाना चाहते हैं, वहां पर भी उनको कह रहे हैं कि नहीं, आपने वहां पर भी नहीं जाना, आपने वहां पर भी बातचीत नहीं करनी। गिलगित में जाना चाह रहे थे, वहां पर भी इनको नहीं जाने दिया। स्टेट ये तय कर चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्टेट बनना है, जो भी बोलेगा उसके घर से भारतीय करेंसी बरामद कर ली जाएगी, गद्दारी का उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, पाकिस्तान दुश्मन उसको करार दिया जाएगा। इससे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। जो गद्दार है उसके प्रॉपर एविडेंस दें, उसको ऊपर आप मुकदमा चलाएं, कोर्ट में लेकर जाएं आप उसको। इससे तो कोई पाकिस्तानी, कोई कश्मीरी इससे मुनरिफ नहीं होगा कि अगर कोई गद्दार है तो उसको साबित करें कोर्ट्स के जरिए, उसको प्रॉपर एविडेंस लेकर आए। लेकिन हर दूसरे बंदे के ऊपर गद्दारी का लेबर, हर दूसरे बंदे के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का लेबर, इससे हालात मजीद खराब होंगे, नफरत बढ़ेगी। इस सिस्टम के लिए लोगों की पहले ही इतनी नफरत है जो अफोर्ड नहीं हो पा रही है। अब इस तरह की चीजें जब होंगी तो फिर आजाद कश्मीर का जो इमेज दुनिया देख रही है वो फिर क्या होगा इमेज? ये बड़ी हैरानकुन बात है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों को पुलिस कहती है कि जी ऊपर से हुक्म आया है और आप कश्मीर नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? वो बात करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। स्टेट भी अगर चाहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ लोग बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। अब आगे देखें इसके अंदर क्या होता है। अब यहां पर तो तहरीक इंसाफ से भी उसका दोबारा जो है वो बल्ले का निशान छीन लिया गया। बहरहाल जी, अब तीसरी जो खबर है वो है कि जी आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप बनाया हुआ है, अगर वो नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आपके नाम के ऊपर और वो सिम नहीं चल रही है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, तो वो व्हाट्सएप अब जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये पीटीए ने कहा। पीटीए ये कहता है कि जी गैर रजिस्टर्ड और बंद सिम पर चलने वाले व्हाट्सएप अकाउंट्स जल्द ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सार्फिन फौरी अपने व्हाट्सएप नंबर किसी ऐसी सिम से मुंसलिक करें जो फॉल हो और उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो। अगर वो नहीं होगा रजिस्टर्ड तो फिर पीटीए ये व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं, व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर देगा। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाट्सएप कैसे ब्लॉक होंगे। ये जो व्हाट्सएप हैं ये तो किसी भी ऐसी सूरत में ब्लॉक नहीं हो सकते जब तक मेटा फेसबुक के साथ बातचीत ना हो। अब या तो पीटीए की बातचीत हो चुकी है कि हमने इतने हज़ार या इतने लाख हमने नंबर बंद कर देने हैं और वो उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि वो कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये व्हाट्सएप यहाँ पर पाकिस्तान में चलेगा, इस नंबर का व्हाट्सएप पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं चलेगा, या फिर फायरवॉल इसके ऊपर एक्टिव की जाएगी। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें आ रही हैं और पीटीए ने तमाम सार्फिन को सख्ती से हिदायत की है कि वो अपने व्हाट्सएप नंबर को किसी ऐसी सिम से मुंसलिक करें जो फॉल हो और उनके अपने नंबर पर नाम पर रजिस्टर्ड हो। सार्फिन इस बात की फौरी तस्दीक कर लें कि इनका मौजूदा व्हाट्सएप नंबर जिस सिम पर बना हुआ है वो सिम वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और इस ज़मन में पीटीए का कहना है कि सिक्योरिटी और कानूनी ज़वाबित को यकीनी बनाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी बंद या गैर रजिस्टर्ड सिम पर चल रहा है तो वो किसी भी वक्त खुद ब खुद लॉग आउट हो सकता है, जिसके बाद आपका कीमती डाटा और चैट ज़ाया होने का अंदेशा है। लिहाजा व्हाट्सएप अकाउंट के अचानक ब्लॉक या लॉग आउट होने से पहले ही अपने नंबर को कानूनी रजिस्टर्ड सिम पर मुंतकिल कर लें। अब एक चीज़ मुझे इसके अंदर समझ में नहीं आई कि वो सिम फॉल हो, एक्टिव हो। मेरे पास 2 सिम है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने एक सिम से सिर्फ मैं कॉल्स करता हूँ और एक सिम मेरी बंद है, लेकिन उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, तो क्या मेरा व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? क्यों? वजह मेरे नाम के ऊपर है, वो फॉल नहीं है, एक्टिव नहीं है, मैंने उसको बंद किया हुआ है कि उसके ऊपर नॉर्मल कॉल्स ना आए, सिर्फ मैंने उसके ऊपर व्हाट्सएप रखा हुआ है। तो ये इसके अंदर एक जो है वो सवाल है कि वो सिम मेरे नाम के ऊपर है, मैंने व्हाट्सएप बनाया हुआ है उसके ऊपर, लेकिन सिम मैंने बंद की हुई है। दूसरी सिम के ऊपर मैं नॉर्मल कॉल्स लेता हूँ, अपनी जो डाटा कॉल्स मेरी आती हैं वहाँ के ऊपर जो सिंपल जो है वो नेटवर्क के जरिए, तो उसको क्यों बंद किया जाएगा? ये एक इसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।